हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कंटेंट दिए जाते हैं एग्ज़ाम से संबंधित, और उसी क्रम में आज हम मूल विधि का दूसरा चैप्टर समझ लीजिए या आप टॉपिक समझ लीजिए, उसको लेकर हाजिर हो रहा हूँ। पहला टॉपिक हो चुका है जिसका नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो में। और ये दूसरा टॉपिक है मोटर यान अधिनियम 1988। तो आज इसको भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। अगर समाप्त नहीं होता यानी वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर सेकंड पार्ट इसका लाया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको नोट्स भी दिया जाएगा, लेकिन आपको बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है मोटरयान अधिनियम 1988। इम्पोर्टेंट डेट्स, ये कब अधिनियमित हुआ, इनेक्टेड या पास्ड हुआ, बिल कब पास हुआ। तो 14 अक्टूबर 1988 को ये पास हुआ। और ये कब लागू हुआ, केम इनटू फोर्स, तो 1 जुलाई 1989 से ये लागू हो गया। बाद में इसमें संशोधन किया गया, ये प्रमुख संशोधन था, तो ये 2019 में किया गया और 1 सितंबर 2019 से लागू। मुख्य विशेषताएं, इस टॉपिक की क्या विशेषताएं हैं कि इसमें 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। हम डिटेल बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसी को हम कवर करेंगे। और ये हमारे यूपीएसआई के लिए ही इम्पोर्टेंट है, मतलब एसआई के लिए, दरोगों के लिए और भी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें ये टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अब प्रमुख धाराओं पर आते हैं। तो पहला धारा है सेक्शन 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। ये हर टॉपिक में ऐसा ही होता है। धारा 1 में यही, इसकी शुरुआत ही इसी से होती है, ना संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ से। तो इस अधिनियम का नाम मोटरयान अधिनियम 1988 है और यह संपूर्ण भारत में लागू होता है। प्रवर्तन तिथि 1 जुलाई 1989 से। सेक्शन 2, इसमें परिभाषाएं, डिफिनेशंस के बारे में बात की गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में अनुकूलित यान यानी एडॉप्टेड व्हीकल के बारे में बात की गई। इसकी परिभाषा देख लें तो ऐसा वाहन जो विशेष रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति पीडब्ल्यू के लिए डिज़ाइन एवं मैन्युफैक्चर किया गया हो, उसे अनुकूलित यान कहते हैं। आप देखते होंगे, आप अपने पास भी देखे होंगे ऐसा वाहन। अगला है सेक्शन 2 क्लॉज 1A, एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का अर्थ है एग्रीगेटर का अर्थ है डिजिटल मध्यस्थ। यह यात्री व ड्राइवर के बीच संपर्क का माध्यम होता है। उदाहरण के रूप में ओला, उबर, रैपिडो, ब्ला आदि। सेक्शन 2 क्लॉज 2 आर्टिकुलेटेड व्हीकल के बारे में बात करता है। ऐसा वाहन जिसके साथ सेमी ट्रेलर अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। सामान्यतः यह माल ढुलाई हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 2 का है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मोटर यान से संबंधित नियम हमें भी पता होना चाहिए, चाहे हमारे एग्ज़ाम के लिए हो या ना हो। सेक्शन 2 4A, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। ये 2019 में जोड़ा गया। परिभाषा की बात करें तो अवैतनिक सेवा होती है जिसमें कोई वेतन नहीं मिलता और ये दंड के रूप में होता है। अवैतनिक सेवा जो दंड के रूप में दी जाती है, ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसने इस अधिनियम या नियमों का उल्लंघन किया हो। तो सामुदायिक सेवा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने अधिनियम का उल्लंघन किया हो। सेक्शन 2(5), कंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं ना, उनके बारे में, वह व्यक्ति जो यात्रियों से किराया लेता है, यात्रियों के इन एग्जिट यानी चढ़ने उतरने को नियंत्रित करता है, अन्य यात्री संबंधित कार्य करता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर जो है वो सेक्शन 2(5) में है। सेक्शन 2(7), कॉन्ट्रैक्ट कैरियज ने ठेका गाड़ी। ऐसा वाहन जो यात्रियों को भाड़े पर या किराए पर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका कहाँ है, ये सेक्शन 2(7) में है। आपको पता होना चाहिए, धाराओं के बारे में पता होना चाहिए कि मान लीजिए भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आपको पता रहेगा, तो आप आसानी से उसे हैंडल कर ले जाएंगे। उदाहरण के रूप में ठेका गाड़ी में क्या क्या आता है, ऑटो रिक्शा और टैक्सी आते हैं, और भी होंगे।
ऐसी बात नहीं है, और भी हैं। सेक्शन 2(8) डीलर के बारे में बात करता है। व्यापारी या व्यवसायी कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो गाड़ी की बॉडी बनाता है, यानी बॉडी मेकर होता है। चेचिस से जोड़कर, बॉडी मेकर क्या करता है? चेचिस से जोड़कर जो बॉडी बनाता है उसे डीलर के रूप में परिभाषित किया गया है। वाहनों की मरम्मत करता है और वाहनों की खरीद फरोख्त भी करता है। सेक्शन 2(9) ड्राइवर के बारे में बात की गई। वह व्यक्ति जो मोटर वाहन को चालित करता है, यानी ड्राइव करता है। सेक्शन 2(10) ड्राइविंग लाइसेंस यानी चालक अनुज्ञप्ति। सरकार द्वारा प्रदत्त वह अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस जो किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से वाहन चलाने का अधिकार देती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको चलाने का अधिकार नहीं है। आप चलाते हैं तो पकड़ेगी पुलिस, तो फाइन भरना पड़ेगा। सेक्शन 2(11) एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस, शैक्षणिक संस्थान बस। ऐसी बस जिसका मालिकाना हक किसी शिक्षण संस्थान, स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट के पास हो। दूसरा, उपयोग केवल छात्रों एवं स्टाफ के लिए हो। सेक्शन 2 क्लॉज 12 फेयर किराए के बारे में बात करता है। किराए की परिभाषा क्या है? यात्री द्वारा यात्रा के लिए भुगतान की जाने वाली राशि। तो ये सभी हमें देखना है, पढ़ना है, हमारे एग्ज़ाम से संबंधित है, इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको देखना है। बार बार पढ़ते जाइएगा, आपको सेक्शन याद होते जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यूपीएसआई में जाना है, तो आप बिल्कुल मेहनत करें। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। सेक्शन 2(12)(a) गोल्डन आवर, स्वर्णिम घंटा। ये क्या है? इसे 2019 संशोधन में जोड़ा गया। इसकी परिभाषा सड़क दुर्घटना या चोट लगने के बाद का पहला 1 घंटा होता है। यदि इस समय अवधि में तुरंत चिकित्सीय उपचार मिल जाए तो मृत्यु की संभावना को टाला जा सकता है। उदाहरण के रूप में, अगर दुर्घटना 4 बजे, शाम 4 बजे हुई तो स्वर्णिम घंटा जो होगा वो 4 से 5 बजे तक होगा, केवल 1 घंटा। सेक्शन 2(13) माल यानी गुड्स के बारे में बात करता है। माल में शामिल क्या क्या होते हैं? कोई भी वस्तु जिसे परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब सबको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ना वो माल की श्रेणी में आएंगे। अब माल में शामिल कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं? जैसे कि जीवित प्राणी, किसको छोड़कर? लाइव स्टॉक छोड़कर, मानो। मोटर वाहन से अस्थायी रूप से जुड़े उपकरण जो कि मोटर वाहन से उनका लगना ज़रूरी है, जैसे कि इंजन का हिस्सा, तो माल यानी गुड्स में शामिल नहीं होंगे। वाहन के व्यक्तिगत या निजी उपयोग का सामान। अगला है मोटर कार से जुड़ा ट्रेलर, स्वयं माल नहीं है परंतु उसमें रखा सामान माल माना जाएगा। और अगला है वाहन की डिग्गी से संबंधित अस्थायी उपकरण माल नहीं माने जाते, जो कि आप देखे होंगे कि एक टूल बॉक्स होता है, वो भी हमें मिलता है, तो क्या वो माल माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 16 हैवी गुड्स व्हीकल के बारे में बात करता है। भारी माल वाहन, ये क्या है? ऐसा माल वाहन जिसका सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। कितना? 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में ट्रक, ट्रैक्टर, रोड रोलर आदि, ये हैवी गुड्स व्हीकल है। सेक्शन 2(17) हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के बारे में बात करता है। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा यात्री वाहन जिसका अनलेडन वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। भारी यात्री, यहाँ पर यात्री की बात की गई है, मतलब यहाँ पर यात्री बैठेंगे, यात्रियों का भार जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर गुड्स यानी माल का भार जोड़ा जाएगा। तो ऐसा यात्री वाहन जिसका अनलेडन वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। इसमें शामिल क्या है? सार्वजनिक सेवा वाहन है, पब्लिक सर्विस व्हीकल, निजी सेवा वाहन है, ओमनीबस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस, शैक्षणिक संस्थान बस इसमें शामिल होते हैं। तो ये सेक्शन 2(17) के तहत आते हैं। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कम समय में आपको पूरा एक ही वीडियो में कंटेंट देना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ इस टॉपिक को।
आपके पास ये पूरा नोट्स जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को आप देख सकते हैं या PDF आप मांग सकते हैं तो मैं दे दूंगा, कमेंट में आप बताइएगा। पीछे में सेक्शन 219 लर्नर लाइसेंस यानी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। ये क्या है? एक अस्थाई अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस, वो भी टेम्परेरी लाइसेंस। यह केवल प्रशिक्षण या सीखने की अवधि के लिए जारी किया जाता है। जब तक कोई सीखता है तभी उसको उस व्यक्ति को दिया जाता है। शर्त क्या है? धारक को वाहन चलाते समय वाहन पर L का निशान प्रदर्शित करना होता है। जो अभी सीख रहा है और लाइसेंस बनवाना चाहता है तो पहले उसको लर्नर मतलब शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति लर्नर लाइसेंस दिया जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज 21 लाइट मोटर व्हीकल हल्का मोटर वाहन क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा वाहन जिसका अनलेडन वेट बिना लदे भार 7,500 किलोग्राम से अधिक ना हो, उन्हें हम LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल भी कह सकते हैं। शामिल वाहन इनमें क्या क्या शामिल हैं? तो जैसे कि मोटर कार है, ओमनी बस छोटा ओमनी बस, परिवहन बस वो भी छोटी क्षमता वाली होनी चाहिए, ट्रैक्टर, रोड रोलर। सेक्शन 221A मैन्युफैक्चरर यानी विनिर्माता कौन है? परिभाषा क्या है? इस नियम मतलब इस धारा के अनुसार ऐसा व्यक्ति या कंपनी जो मोटर यानों का निर्माण यानी मैन्युफैक्चर करती है। इसमें वाहन के पुर्जे बनाने वाली कंपनियां भी आ सकती हैं। ये हमें ध्यान रखना है, सेक्शन को याद करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएंगे, लेकिन आप जब बार बार पढ़ेंगे तभी, नहीं तो फिर नहीं याद होगा। आप सोचेंगे कि एक बार पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ फिर दोबारा ना पढ़ूँ, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, भूल जाएंगे आप। यकीन माने मैं भी भूलता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज 22 मैक्सी कैब की परिभाषा क्या है? यानी मैक्सी कैब यानी बड़ी टैक्सी वह मोटर वाहन जिसमें 6 से अधिक परंतु 12 से कम यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो। यात्रियों में चालक शामिल नहीं होता, यानी ड्राइवर को आप शामिल ना करें। यह किराए पर चलने वाला वाहन है। तो अधिकतम क्षमता कितनी हुई? 12 यात्री आप बैठा सकते हैं और साथ में एक चालक, कुल मिलाकर 13 व्यक्ति मैक्सी कैब में बैठ सकते हैं। सेक्शन 225 एक मिनट, हाँ, ये इसमें मोटर कैब की परिभाषा दी गई है। मोटर कैब मतलब छोटी टैक्सी, आप समझ लीजिए ऐसा मोटर वाहन जिसमें अधिकतम 6 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो। कितने? अधिकतम 6 यात्री। यात्रियों में चालक शामिल नहीं होता। यह भी किराए पर चलने वाला वाहन होता है। अधिकतम क्षमता 6 यात्री प्लस एक ड्राइवर, कुल मिलाकर 7 व्यक्ति। सेक्शन 226 मोटर कार की परिभाषा। ऐसा मोटर वाहन जो LMB की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? LMB की श्रेणी में, यानी लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में, जिसका वजन बिना भार लदे 7500 किलोग्राम होता है। इसमें शामिल वाहन क्या क्या हैं? मोटर कार है, ओमनी बस छोटा वाला, रोड रोलर, ट्रैक्टर, ये सभी शामिल हैं। नोट, इसमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है। आप ये ना समझ लीजिएगा कि LMB में मोटरसाइकिल शामिल है, बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। सेक्शन 227 मोटर साइकिल की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ऐसा मोटर वाहन जिसमें 2 पहिए हो, इसके साथ एक सहयात्री गाड़ी जोड़ी जा सके तथा हटाई भी जा सके। केवल कितना? एक सहयात्री होना चाहिए। हम कितने लोगों को बैठाते हैं? 3 लोगों को या 4 लोगों को बैठा भी लेते हैं, इस तरीके से बैठाते हैं। अगर हम पकड़े गए तो फिर चालान कटेगा। सेक्शन 229 ओमनी बस की परिभाषा देता है। ऐसा मोटर वाहन जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया गया हो। यात्रियों की गिनती में चालक शामिल नहीं होता। ओमनी बस 6 से अधिक यात्रियों को, और ये छोटी टैक्सी, ये मोटर कैब, इसमें अधिकतम 6 यात्री। तो सेक्शन 225 में मोटर कैब है और सेक्शन 229 में ओमनी बस है। सेक्शन 231 परमिट
अनुज्ञा या परमिट, सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति यानी ऑथराइजेशन, जिसके बिना वाहन का सार्वजनिक मार्ग पर संचालन वैध नहीं है। आपको परमिट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने बाइक मतलब अपने व्हीकल का संचालन वो भी सार्वजनिक मार्ग पर नहीं कर पाएंगे। जैसे AIP एक उदाहरण है। ऑल इंडिया परमिट, ये संपूर्ण भारत में संचालन की अनुमति देता है। सेक्शन 2A ये दूसरे टॉपिक का है, मतलब ये से अध्याय अलग होगा। सेक्शन 2A ई रिक्शा या ई व्हीकल के बारे में बात करता है। ये याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसकी परिभाषा जो है वो 2015 में संशोधन के बाद जोड़ा गया। यह 3 पहियों वाला वाहन होता है और अधिकतम 4000 वाट की बैटरी से संचालित होता है। यात्रियों या माल को किराए या भाड़े पर ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित प्रावधान अब ये देख लेते हैं। सेक्शन 3 ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक बताता है। आवश्यक, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस पर वाहन तभी चला सकता है जब उसके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL जारी हो, नहीं तो पकड़े जाने पर फाइन भरना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है। दंड क्या है? सेक्शन 181 के तहत दंड, पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग विदाउट DL, यदि कोई व्यक्ति बिना DL के वाहन चलाता है तो सज़ा क्या होगी? सज़ा अधिकतम 3 माह की कैद या 5000 का जुर्माना या दोनों। 3 माह की कैद भी होगी, 5000 प्लस रुपये भी ले लिए जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो DL बनवा ले। अगर आप चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो आपके पास DL होना अनिवार्य है। आप मतलब आपके पास चाहिए, नहीं तो 5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, 3 माह की कैद होगी और अच्छा भी नहीं होगा, तो बनवा लीजिएगा। सेक्शन 4 वाहन चलाने के लिए आयु सीमा। यहाँ पर आयु सीमा की परिभाषा दी गई है। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कोई भी मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकता। अगर 18 वर्ष से कम मतलब कम आयु का व्यक्ति है, नहीं चलाएगा, सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक प्लेस पर नहीं चला सकता। विशेष नियम क्या है? कुछ नियम है कि 16 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति 50 सीसी इंजन क्षमता तक की मोटरसाइकिल वो मतलब बिना गियर वाली चला सकता है। सेक्शन 6 DL या LL उपयोग की शर्तें। शर्त बताता है ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स लाइसेंस धारक अपना लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग हेतु नहीं दे सकता। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। लर्नर्स लाइसेंस धारक को वाहन पर L का निशान प्रदर्शित करना अनिवार्य है। हमने पिछली बार भी देखा था, मतलब पिछली स्लाइड में भी देखा है। तो आप लोग इन चीज़ों को याद रखें, आपके जीवन में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब काम नहीं आएंगे, एग्ज़ाम से संबंधित भी है और साथ में आपके दैनिक जीवन से संबंधित भी है। आपको पता होना चाहिए, नहीं जब फाइन लग जाएगा तब आपको पता होगा कि हाँ ये ऐसा उल्लंघन, इस नियम का उल्लंघन किए थे तो इतना फ़ाइन भरना पड़ा, हो सकता है कैद भी, जेल में भी जाना पड़े। सेक्शन 7 कुछ वाहनों के लिए LL देने की शर्तें। लर्नर्स लाइसेंस देने की शर्तें। परिवहन बस चलाने के लिए कम से कम 1 साल का LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आपको लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप परिवहन बस चलाना चाहते हैं, तो कम से कम 1 साल का आपके पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु वाले को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लर्नर्स लाइसेंस केवल उसके पेरेंट्स की लिखित सहमति पर दिया जाएगा। वो खुद नहीं बना सकता, मतलब बनवा सकता, उसके माता पिता या पेरेंट्स की लिखित सहमति होनी चाहिए। नोट, ये नियम ई रिक्शा या ई व्हीकल पर लागू नहीं होते। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, आप ये नियम जो है सेक्शन 7 लागू नहीं होते। सेक्शन 10 ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म और कंटेंट। क्या क्या होता है उसमें? DL में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। पहला, नेम ऑफ होल्डर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, व्हीकल क्लासेस, वाहन श्रेणियाँ कौन सी वाहन है,
वैलिडिटी पीरियड, कब तक उसकी वैलिडिटी है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सरकारी फॉर्म का उपयोग अनिवार्य होता है, आपको ध्यान में रखना होगा सरकारी फॉर्म। सेक्शन 12, सेक्शन 12 यानी धारा 12 मोटर ड्राइविंग स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स की परिभाषा देता है। सरकार या राज्य द्वारा ड्राइविंग स्कूल या इंस्टीट्यूट का नियमन यानी रेगुलेशन और लाइसेंसिंग किया जाता है। प्रशिक्षित व्यक्ति ही एलएल या डीएल के लिए योग्य होता है। सेक्शन 13 में डीएल और एलएल की प्रभाविता के बारे में बात करता है। जारी किए गए डीएल और एलएल संपूर्ण भारत में वैध होते हैं। तो ये संपूर्ण भारत में वैध होते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, भारत के किन्हीं भी राज्यों में जा सकते हैं। सेक्शन 14 डीएल या एलएल की वैधता के बारे में बात करता है। अगर लर्नर्स लाइसेंस है तो वैलिडिटी 6 मंथ की इशू डेट से प्रारंभ हो जाती है, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर डीएल है तो 5 साल की, परिवहन बस या वाहन के लिए अगर तीसरा लाइसेंस जो टाइप है डीएल फॉर हजार्डस गुड्स व्हीकल, ये 3 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, और ये क्या होता है कि खतरनाक माल को ले जाने वाले वाहन के लिए होता है। सेक्शन 15 में रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल का नवीनीकरण की परिभाषा दी गई है। डीएल की वैधता समाप्त होने से पहले धारक इसे रिन्यू करा सकता है। रिन्यूअल के लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें क्या क्या चाहिए, तो एक्सपायर्ड डीएल या वैलिड डीएल की कॉपी, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट यदि उम्र या स्वास्थ्य संबंधी शर्तें लागू हैं, और तीसरा फीस का भुगतान। सेक्शन 16 लाइसेंस कैंसलेशन ड्यू टू डिसीज या डिसेबिलिटी, यदि धारक किसी रोग या शारीरिक अशक्तता यानी डिसेबिलिटी के कारण वाहन चलाने में असमर्थ हो जाता है तो डीएल को रद्द यानी रेवोकेशन या कैंसलेशन किया जा सकता है। ये सभी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 19 लाइसेंस रेवोकेशन यानी डीएल का निरस्तीकरण, लाइसेंसिंग अथॉरिटी निम्नलिखित आधार पर डीएल को रद्द कर सकती है। कौन कौन से कारण है? पहला कारण है हैबिचुअल अफेंडर या हैबिचुअल ड्रिंकर, इसका हिंदी मतलब होता है आभ्यासिक अपराधी या शराबी, जो आदतन शराबी है, केवल शराब पीकर गाड़ी चलाता है, मतलब शराब हमेशा उसके जीवन में उतर चुका है, वो शराब पीकर ही गाड़ी चलाएगा, तो ऐसे लोगों का डीएल कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मोटर वाहन का प्रयोग, ये थोड़ा ऐसा मतलब ये अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कि कोई हत्या करके भागा हो तो उसका डीएल मतलब निरस्तीकरण या रद्द कर दिया जाएगा। ड्रग्स के सेवन के कारण वाहन चलाना, ड्रग्स लेकर कोई वाहन चलाता है तो उसका डीएल भी निरस्त कर दिया जाएगा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, पांचवा है गलत तरीके से ओवर स्पीड या अदर वायलेशंस यानी अन्य नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उस पर भी आप पर कार्रवाई की जा सकती है और आपका डीएल रद्द किया जा सकता है, ये हटा दीजिएगा। 10 साल से कम आयु के व्यक्ति को वाहन चलाने देना या बिना पेरेंट्स की देखभाल वाहन चलाना, बच्चे को गाड़ी दे दी आप, वो चला रहा है, ये भी गलत बात है। सेक्शन 20 कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन, न्यायालय द्वारा अयोग्यता, न्यायालय किसी व्यक्ति को व्हीकल चलाने के लिए अयोग्य ठहरा सकता है, ये न्यायालय के पास शक्ति है, डिस्क्वालीफाइड कर सकती है। सेक्शन 21 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन यानी डीएल का निलंबन, यहाँ पर निलंबन की बात की गई है। डीएल को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंशन के कारण क्या है? एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बनना, दूसरा एक या अधिक व्यक्तियों को गंभीर चोट पहुंचाना या घोर उपहति कर देना, इसमें आपका डीएल निलंबन हो सकता है। डीएल सस्पेंशन ड्यूरिंग ऑनगोइंग केस, अगर आपका केस चल रहा है तो क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में मामले के चलते दोष मुक्ति तक है तो उसका डीएल सस्पेंड किया जा सकता है। कितनी अवधि तक, कितने समय तक? 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक आपका डीएल सस्पेंड हो जाएगा। सेक्शन 25A ड्राइविंग लाइसेंस नेशनल रजिस्टर
डीएल का नेशनल रजिस्टर निम्नलिखित के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय स्तर पर डीएल का डेटा रखती है और स्टेट गवर्नमेंट भी राज्य स्तर पर डीएल का ब्यौरा रखती है। सेक्शन 27 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यहाँ पर केंद्रीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार होता है। और सेक्शन 28 के तहत राज्य सरकार को राज्य स्तर पर नियम बनाने का अधिकार होता है। सेक्शन 29 रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टर या ड्राइवर परमिट, कोई भी व्यक्ति बिना कंडक्टर लाइसेंस के कंडक्टर का कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए कंडक्टर के पास, नहीं तो वो कार्य नहीं कर सकता। अगर नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सेक्शन 29 के तहत है। सेक्शन 39 व्हीकल रजिस्ट्रेशन यानी आरसी रिक्वायरमेंट एंड पेनाल्टी, इसकी परिभाषा क्या है? कोई भी व्यक्ति बिना आरसी या रजिस्ट्रेशन के सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस पर वाहन नहीं चला सकता। अगर मतलब आरसी नहीं है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नहीं चला सकता पब्लिक प्लेस पर। यह सेक्शन 39 है। पेनाल्टी क्या होगा? सेक्शन 192 के तहत अगर पहली बार ये घटना होती है, पहली बार उल्लंघन करता है तो उस पर 2000 से 5000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। अगर ये दूसरी बार या बार बार वही काम करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 5000 या 10,000 और 1 वर्ष का कारावास भी दिया जा सकता है। नोट इम्पोर्टेंट क्या है? दोषी को फाइन, जेल या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये ना समझिएगा ये फाइन भर देंगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप आरसी अपनी मेंटेन कराएं, बिना आरसी के आप गाड़ी ना चलाएं, व्हीकल ना चलाएं। सेक्शन 43 टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अस्थायी पंजीकरण की परिभाषा देता है। अस्थायी पंजीकरण यानी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीआर भी कहते हैं, यह 1 माह के लिए वैध होता है, केवल 1 माह के लिए, या वाहन के अस्थायी आरसी मिलने तक उपयोग किया जा सकता है। तो जिसके पास नहीं है तो अस्थायी पंजीकरण करा सकते हैं। सेक्शन 46 रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी या इफेक्टिवनेस इन इंडिया, एक बार वाहन का आरसी जारी होने पर यह संपूर्ण भारत में वैध होता है, पूरे भारत में। सेक्शन 47 क्या कहता है? यूज ऑफ व्हीकल इन अदर स्टेट, कोई भी पंजीकृत वाहन दूसरे राज्य में अधिकतम 12 माह या 1 वर्ष तक रखा जा सकता है। सेक्शन 48 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी की परिभाषा देता है। एनओसी कब दिया जाता है? वाहन का मालिक किसी राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ले जाना चाहता है, तब एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसे एनओसी दिया जाएगा। एनओसी वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र या रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। कभी कभी होता है कि हम बाइक दूसरे राज्य से मंगाते तो हमें एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। सेक्शन 49 एड्रेस और बिजनेस लोकेशन चेंज, यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान या कारोबार के स्थान में परिवर्तन करता है तो नए पते की जानकारी 30 दिनों के भीतर आरटीओ या आरसी कार्यालय को देनी अनिवार्य है। सेक्शन 49 के तहत सेक्शन 52 क्या कहता है? व्हीकल मॉडिफिकेशन, परिवर्तनों पर नियम। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे इग्नोर मत करिएगा। किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन अवैध यदि वह आरसी में वर्णित वाहन के अनुसार ना हो। वाहन में केवल वही परिवर्तन किए जा सकते हैं जो आरसी में दर्ज वाहन के अनुरूप हो। आरसी में वर्णित वाहन के अनुसार ही वाहन का निर्माण या स्थिति रखी जानी चाहिए। अगर आप आरसी के तहत नहीं करते तो आप पर नियम का उल्लंघन करने के कारण केस किया जा सकता है, पुलिस आप पर फाइन या चार्ज लगा सकती है, जिसके पास भी अथॉरिटी होगी। तो ये सेक्शन 52 है, इसको आप याद रखें, ध्यान में रखें। सेक्शन 53 रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन, आरसी का निलंबन। वाहन का रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। कारण क्या हो सकते हैं? सार्वजनिक स्थान में खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, बहुत लोग स्टंट दिखाते हैं, तो चिंता ना करिएगा, कोई
मिल जाएगा तो आपका आरसी निलंबन कर देगा। बिना अनुमति वाहन को किराए या भाड़े पर चलाना। अब सेक्शन 55 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आरसी का रद्द या पूर्व समाप्त होना। वाहन का आरसी निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है। अब कौन सी परिस्थितियां हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नॉइस आ रही है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कारण क्या हो सकते हैं? तो वाहन नष्ट हो गया हो, दूसरा वाहन चलने लायक ना हो तो आपका आरसी निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। वाहन का मालिक 14 दिनों के भीतर आरटीओ या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को जानकारी देगा, आरसी रद्द कर दिया जाएगा उसके बाद। सेक्शन 62 स्टॉलन एंड रिकवर्ड व्हीकल्स, यदि कोई वाहन चुराया गया और बाद में बरामद किया गया तो पुलिस विभाग इसकी जानकारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को देगा। सेक्शन 62B नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स, केंद्रीय सरकार के पास नेशनल रजिस्टर होगा। इसमें संपूर्ण भारत के पंजीकृत वाहनों की जानकारी रखी जाएगी, संपूर्ण भारत के। सेक्शन 63 स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स के बारे में बात करता है। प्रत्येक राज्य सरकार के पास स्टेट रजिस्टर होगा। इसमें राज्य में पंजीकृत सभी मोटर यानों का विवरण रखा जाएगा। सेक्शन 66 रिक्वायरमेंट ऑफ परमिट्स के बारे में बात करता है, परमिट की आवश्यकता। किसी भी वाहन या परिवहन सेवा को संचालित करने के लिए परमिट अनिवार्य है। किसी भी वाहन या परिवहन सेवा को संचालित करने के लिए परमिट अनिवार्य है। बिना परमिट के आप अपने परिवहन को सेवा के रूप में नहीं ले जा पाएंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, बहुत ही फास्ट नहीं है लेकिन फास्ट चल रहा हूँ। कुछ भी अनावश्यक चीज़ें आप लोगों तक नहीं पहुँचाई जा रही हैं, आपको केवल कंटेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर उदाहरण भी बहुत कम रखे गए हैं, मतलब ज़्यादा आपके पास उदाहरण भी नहीं जाएंगे। मतलब आप समझ लीजिएगा कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और लोग इसे 4-5 घंटे में समझाते हैं, जो कि इसे 1-1.5 घंटे के अंतर्गत समाप्त किया जा सकता है। सेक्शन 81 परमिट वैलिडेशन एंड रिन्यूअल, परमिट की समय अवधि और नवीनीकरण। वैलिडिटी पीरियड क्या है? तो परमिट 5 वर्ष तक मान्य रहता है, फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। परमिट की समय अवधि समाप्त होने से 15 दिन पहले नवीनीकरण हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा। 15 दिन पहले, याद रखिएगा, इंतज़ार मत करिएगा कि ख़त्म हो जाए डेट तब हम रिन्यूअल के लिए जाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 82 ट्रांसफ़र ऑफ परमिट्स, परमिट का अंतरण यानी ट्रांसफ़र नियमानुसार किया जा सकता है। वाहन का मालिक बदलने या संचालनकर्ता बदलने पर परमिट अंतरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर मान लीजिए मालिक बदलता है किसी वाहन का, किसी ने बेच दिया, तब आपको ट्रांसफ़र ऑफ परमिट सेक्शन 82 के तहत पूरी करनी पड़ेगी। सेक्शन 85 ड्राफ्ट या फॉर्मेट ऑफ परमिट्स, साधारण प्रारूप, परमिट का साधारण प्रारूप निर्धारित किया गया है। इसमें निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए। पहला परमिट नंबर, दूसरा व्हीकल डिटेल्स, तीसरा वैलिडिटी पीरियड, चौथा ओनर या ऑपरेटर डिटेल्स। सेक्शन 86 रिवोकेशन एंड सस्पेंशन ऑफ परमिट्स, यानी परमिट का रद्दीकरण या निलंबन। रिवोकेशन क्या है? परमिट पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, पूरी तरह से। और सस्पेंशन या टेम्परेरी परमिट में अस्थायी परमिट अधिकतम 4 महीने तक प्रभावी रहता है। सेक्शन 94 ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड्स, सिविल कोड की भूमिका। परमिट से संबंधित मामलों में सिविल कोर्ट्स सुनवाई नहीं करेंगे और कोई आदेश नहीं देंगे। इम्पोर्टेंट है, केवल विशिष्ट प्राधिकरण यानी डिजिनेटेड अथॉरिटी ही परमिट मामलों में निर्णय ले सकता है। सेक्शन 112 स्पीड लिमिट्स की परिभाषा देता है।
सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते समय किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम स्पीड लिमिट से तेज या मिनिमम स्पीड लिमिट से कम गति पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। वायोलेशन यानी उल्लंघन करने पर दंड सेक्शन 183 के तहत अगर LMB लाइट मोटर व्हीकल है तो फाइन 2000 तक, 1000 मिनिमम और 2000 तक फाइन लग सकता है। अगर LMB से अलग है तो मिनिमम 2000 और अधिक से अधिक 4000 तक लग सकता है। सेक्शन 113 लोड लिमिट्स यानी भार की सीमाएं। कोई भी व्यक्ति परमिशन से अधिक लोड वाहन में नहीं भरना चाहिए। उदाहरण, अगर अनुमति 10 क्विंटल है और वाहन में 20 क्विंटल भर दिया गया, तब मान लीजिए फाइन लगता है 20,000 रुपये का। अगर अधिक भार है उस पर 20,000 लगता है, लेकिन अतिरिक्त भार पर भी फाइन लगेगा। जैसे कि अनुमति थी 10 क्विंटल की और भर लिया 20, एक्स्ट्रा कितना भरा 10 क्विंटल, तब इस पर 2,000 रुपये पर क्विंटल फाइन लग रहा है। तो कितना कुल लगेगा 20,000 अतिरिक्त फाइन लगेगा। 20,000 पहले था, 20,000 अब कुल टोटल 40,000 फाइन लगेगा। सेक्शन 194 क्लॉज ए एक्सेस पैसेंजर पेनाल्टी अधिक यात्री बैठाने का दंड। अगर वाहन में परमिशन से अधिक यात्री बैठाए जाएं, उदाहरण के रूप में अनुमति 10 यात्री और वास्तविक 30 यात्री बैठा लिया, तब पेनाल्टी कैलकुलेशन करते हैं। फाइन पर एक्सेस पैसेंजर यानी एक व्यक्ति के अधिक होने पर एक्स्ट्रा 200 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो कितने अधिक यात्री बैठे हैं? 10 यात्रियों की अनुमति थी और बैठ गए 30, यानी कुल 20 एक्स्ट्रा हैं। तो कुल फाइन कितना लगेगा? 200 के हिसाब से 20 लोगों पर 4,000 का फाइन भरना पड़ेगा। सेक्शन 114 पावर टू वेट व्हीकल यान तुलवाने की शक्ति। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मोटर वाहन विभाग के अधिकारी के पास वाहन तुलवाने का अधिकार है। यदि अधिकारी के आदेश पर वाहन तुलवाने से इनकार किया, तब जो पेनाल्टी लगेगी वो सेक्शन 194(2) के तहत लगेगी। कितना लगेगा? 40,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। सेक्शन 116 पावर टू इरेक्ट ट्रैफिक साइंस यातायात चिन्ह लगाने की शक्ति। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ट्रैफिक साइंस लगाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी ही ट्रैफिक साइंस लगा सकते हैं। सेक्शन 119 ड्यूटी टू फॉलो ट्रैफिक साइंस। चालक का कर्तव्य क्या है? प्रत्येक चालक का कर्तव्य है कि वह यातायात चिन्हों का पालन करे। सेक्शन 124 ट्रैवलिंग विदाउट टिकट पास या टिकट के बिना यात्रा। कोई भी व्यक्ति बिना पास या टिकट के यात्रा नहीं करेगा, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। सेक्शन 170 के तहत कितना? 500 रुपये। सेक्शन 128 सीट बेल्ट सुरक्षात्मक बेल्ट। चालक और यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। और सेक्शन 194(b) के तहत लगेगी कितना? 1,000 रुपये। सेक्शन 129 हेलमेट या प्रोटेक्टिव गियर। 4 वर्ष से ऊपर के बच्चों और अन्य व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य, अधिकतर लोग नहीं पहनते। पेनाल्टी सेक्शन 194(d) के तहत 1,000 रुपये प्लस उल्लंघन पर 3 माह के लिए DL सस्पेंड हो सकता है। सेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। पहली बार में 6 माह से लेकर 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। फाइन 500 से 1,000 रुपये का। अगर 3 साल के भीतर फिर से वही अपराध करता है, दूसरी बार या बार करता है, तो जेल 2 साल के लिए और फाइन 10,000 रुपये तक। दोनों दंड साथ में लागू हो सकते हैं, फाइन प्लस जेल। सेक्शन 185 ड्रंक ड्राइविंग यानी नशे में वाहन चलाना। यदि कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में वाहन चलाता है, तब पहली बार में 6 माह तक जेल और 10,000 रुपये का फ़ाइन। दूसरी बार या बार 2 साल तक का जेल और 15,000 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ेगा।
और ये दोनों भी हो सकता है, यानी फाइन भी लगाया जा सकता है और जेल भी डाला जा सकता है, दोनों दंड साथ में लागू हो सकते हैं। सेक्शन 146 ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, बिना बीमा चलाना। कोई भी वाहन बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकता, यह अपराध है। जुर्माना और दंड कानून के अनुसार लागू होगा। सेक्शन 66 रिक्वायरमेंट ऑफ परमिट्स, परमिट की आवश्यकता। यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह उपयोग करना चाहता है तो उसे परमिट और आवश्यक दस्तावेज रखना अनिवार्य है, ये सेक्शन 66 कहता है। सेक्शन 186 मेंटली या फिजिकली अनफिट ड्राइवर, मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम चालक। इसकी परिभाषा, यदि कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम होकर सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो पकड़े जाने पर, अगर पहली बार है तो 1000 रुपये तक फ़ाइन भरना पड़ेगा, और अगर बार बार ये करता है तो 2000 रुपये तक फ़ाइन भरना पड़ेगा। 187 सेक्शन 187 वायलेशन ऑफ सेक्शन 132 या सेक्शन 133। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 132 या सेक्शन 133 का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, कि धारा 187 कहती है। सेक्शन 132 क्या है? पुलिस या एनिमल ओनर स्टॉप्स ड्राइवर, यदि पुलिस अधिकारी या पशु का मालिक चालक को वाहन रोकने का निर्देश देता है तो चालक को वाहन रोकना अनिवार्य है। और 133 क्या है? ड्राइवर या कंडक्टर कंप्लायंस, जानकारी देना। यदि चालक या कंडक्टर इस अधिनियम के तहत अपराधी हैं तब किसी भी समय व्यक्तिगत जानकारी देने में बाधा नहीं डाल सकता, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी क्या होगा? पहली बार अपराध करने पर 6 माह तक का जेल और 5000 रुपये, सेकंड या बार बार करने पर 1 साल का जेल और 10,000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है। और ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों लागू किए जा सकते हैं। सेक्शन 189 रेसिंग या स्पीडिंग, दौड़ लगाना या गति उल्लंघन। रेसिंग और स्पीडिंग निषेध है। पेनाल्टी क्या लगेगी? पहली बार करता है तो 3 माह तक जेल जाएगा, 5000 रुपये तक का फाइन बढ़ेगा। अगर बार बार यही करता है, बार बार उल्लंघन करता है, यदि कोई व्यक्ति रिपीट ऑफेंस करता है जैसे कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, तब सेकंड या रिपीटेड टाइम में 1 साल तक का जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है, या दोनों साथ में लागू किए जा सकते हैं। सेक्शन 196 या सेक्शन 146 ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, बिना बीमा वाहन चलाना। फर्स्ट ऑफेंस करने पर 3 माह तक जेल और 2000 रुपये का फाइन, और सेकंड दूसरी बार या बार बार करने पर 3 माह तक का जेल और 4000 रुपये तक का फाइन, या दोनों दंड साथ में लागू हो सकते हैं। सेक्शन 197 अनऑथराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल, व्हीकल ओनर की सहमति बिना वाहन ले जाना, उसकी सहमति से बिना वाहन ले जाना। यदि वाहन की ओनर की कंसेंट के बिना वाहन चलाया गया तो पेनाल्टी 3 माह तक का जेल, 5000 रुपये तक का फाइन, या दोनों दंड साथ में लागू हो सकते हैं। सेक्शन 202 अरेस्ट पावर्स विदाउट वारंट, गिरफ्तारी की शक्ति। पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है यदि व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा हो, सेक्शन 184 लागू होगा। नशे में वाहन चला रहा हो, सेक्शन 185 का उल्लंघन कर रहा हो, ओनर की सहमति के बिना वाहन ले गया हो, यानी सेक्शन 197 का उल्लंघन कर रहा हो तो गिरफ्तारी की सकती है, वो भी बिना वारंट के। सेक्शन 203 ब्रीथ टेस्ट, श्वास परीक्षण। पुलिस अधिकारी नशे में वाहन चलाने की जांच के लिए ब्रीथ टेस्ट कर सकता है, सेक्शन 203 के तहत। सेक्शन 207 डॉक्यूमेंट एंड व्हीकल सीजर, दस्तावेज और वाहन जब्त करने की शक्ति। पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आरसी या डीएल या परमिट जब्त कर सकते हैं यदि कोई वाहन आरसी या परमिट के बिना सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है तो वाहन जब्त किया जा सकता है। और यहाँ पर पूरा ख़त्म होता है टॉपिक।
आप लोगों को कैसा लगा बताएं, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। PDF चाहिए तो PDF ले सकते हैं, आपको केवल कमेंट में बताना होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।